सुनसान सा एक जंगल दिन के उजाले में भी सूरज जैसे बादलों में छुपा हुआ था। एक भयानक नीरसता छाई हुई थी। बीच बीच में कहीं झींगुर की आवाज़ तो कहीं दूर से आती हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज़ माहौल को और भयानक बना रही थी। हे भगवान, क्या करूं? बहुत देर हो रही है, 3 तो यहीं बज रहे हैं। शॉर्टकट लिया ही क्यों? अच्छे खासे ठीक रास्ते से जा रही थी। एक तेज भागती काली कार में एक लड़की कब से बड़बड़ा रही थी। ट्रिंग ट्रिंग, तभी उसका फ़ोन गड़गड़ा उठा। वो लड़की फ़ोन उठाने को ही थी कि अचानक बादल गरजने लगे। घर घर बिजली भी अब पूरी आवाज़ के साथ चमकने लगी थी। अब ये क्या मुसीबत है? कभी फ़ोन तो कभी अचानक ख़राब हुए मौसम को देख वो लड़की झल्ला उठी। फिर फ़ोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग, इस लड़की ने जल्दी से फ़ोन उठाया। निकी? हाँ, शायद उस लड़की का नाम निकी था और उधर से कोई पुरुष स्वर था। निकी, कहाँ हो यार? आज पार्टी है, सब आ गए हैं और तुम ही अपनी पार्टी से लेट हो। भला ऐसे कोई करता है? बस पहुँचने ही वाली हूँ। एक तो ये जंगल, ऊपर से बारिश। अच्छा तुम फ़ोन रखो, पिछले 1 घंटे से ड्राइविंग करते हुए तुम्हारा फ़ोन ही उठा रही हूँ। बस जंगल पार करते ही पहुँचती हूँ। निकिता ने जल्दी से फ़ोन रखा और फिर ड्राइविंग पर फोकस कर दिया। इधर खतरनाक जंगल और भयानक हो गया था। सुनसान, खतरनाक, ऊपर से तेज बारिश। निकी यानी निकिता खन्ना, एक समाजसेवी करोड़पति पिता की इकलौती बेटी। शादी हुए कुछ ही समय हुआ है। इनफैक्ट आज पहली एनिवर्सरी है। कल से ही पति समर खन्ना कुछ प्लान कर रहा था। घर में एक पार्टी भी रखी थी, पर आज कंपनी में सुबह एक ज़रूरी मीटिंग आ गई। चूँकि निकिता के कोई अन्य भाई या बहन नहीं है और वो ही पिता की इकलौती वारिस है, तो कंपनी की CEO भी है और इसलिए आज के खास दिन भी उसे जाना पड़ा। आते समय एक मीटिंग और अटेंड करनी पड़ी। निकिता कभी भी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करती थी। काम के प्रति जुनून और लगन की वजह से ही इतनी छोटी उम्र में बिजनेस इंडस्ट्री में वो जाना माना नाम है। निकिता खन्ना, अपना फैशन हाउस है इसका। पूरे देश में इनके ब्रांड NK के डिजाइन कपड़े पहनना मॉडल्स के बीच क्रेज की बात है। समर इसी के फैशन हाउस का एक मॉडल था। एक इवेंट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ी और पिता के विरोध के बाद भी दोनों ने शादी कर ली। भला पिता कब तक नाराज रहते, आखिर दिल से अपना लिया दोनों को। समर ने भी निराश नहीं किया निकिता के पापा रमेश मेहता को और आज वो उनका बेटा बन गया है। निकिता जल्दी जल्दी गाड़ी चला रही थी। दरअसल चलते चलते एक मीटिंग और आ गई जिसे अटेंड करना ज़रूरी था और आते आते उसे देर हो गई और मजबूरी में उसे जंगल का रास्ता लेना पड़ा। वैसे घर तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से दूरी भी कम हो जाती थी और समय तो बचता ही था। इधर एक बड़े से आलीशान बंगले में समर बेचैन हो यहाँ से वहाँ घूम रहा था। लगता है तुझे अकेले ही एनिवर्सरी मनानी है, समर का दोस्त रजत बोला। रजत और उसकी पत्नी रीता इन दोनों के अच्छे दोस्त हैं। काफ़ी देर हो चली थी और इनका 6 महीने का बच्चा भी अब रोने लगा था, तो अब ये घर जाने की इजाज़त मांगने आए थे। थोड़ी देर और रुको ना, समर रिक्वेस्ट करते हुए बोला। यार बहुत देर हो गई, इनफैक्ट अब मौसम भी ख़राब हो गया है, पता नहीं भाभी को कितनी देर और लगेगी। रजत और रीता ने समर से कहा। भाभी को विश करना कह दोनों बाहर आ गए हैं। अभी तक निक्की नहीं आई थी तो रह रहकर समर के दिमाग में घूम रहा था कहीं निक्की किसी परेशानी में तो नहीं फंस गई। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। खिड़कियों के शीशे अचानक चली हवा से चट चट कर आपस में बजने लगे। बिजली चली गई। समर ने घड़ी की ओर नज़र डाली। 5 बज गए। कहाँ चली गई निक्की? अब समर के चेहरे पर भी घबराहट साफ नजर आने लगी थी। दूसरी तरफ जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। निकिता की गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। घड़ी पर नज़र डाली, 6 बजने को आए और वो अभी जंगल में ही थी। जंगल का ओर छोर ही नज़र नहीं आ रहा था। कितनी देर हो गई। अब तो समर का फ़ोन भी नहीं आया।
सोचते हुए निक्की ने फ़ोन देखा। ओ सिट्स, नेटवर्क भी चला गया। डर ने अब निक्की के चेहरे पर घर करना शुरू कर दिया था। रात का अंधेरा झांकने लगा था और वो अभी तक जंगल में ही भटक रही थी। अब तो बारिश की वजह से शायद टूटी फूटी सड़क ने भी कच्ची पगडंडी का रूप ले लिया था। अचानक तेज हवा के चलते सामने एक पेड़ आकर गिरा, खटाक, और पेड़ के गिरते ही मायूस निक्की की जैसे उम्मीदें टूटती गईं। मरती क्या ना करती, गाड़ी में बैठे रहना भी तो कोई हल नहीं था। बार बार समर का इंतजार याद आ रहा था। कितने सपने देखे थे दोनों ने अपनी पहली एनिवर्सरी को लेकर। पूरे दिन साथ रहेंगे, खूब सारी प्यार की बातें करेंगे, एक साथ महादेव का आशीर्वाद लेंगे, पर जैसे आज उसकी कोई विश पूरी नहीं होने वाली थी। आखिर मोबाइल की टार्च जलाकर घबराई हुई निक्की गाड़ी से उतरी। अंधेरा घना हो चला था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। किसी तरह से कीचड़ से सनी सड़कों पर चलते हुए वो रास्ता टटोलते हुए चलने लगी। कुछ आगे चलने पर एक खंडर दिखाई दिया। हे महादेव, ये तो बाहर का रास्ता नहीं है, लगता है मैं जंगल के अंदर आ गई। घबराहट की वजह से उसके माथे पर पसीना चूने लगा। इतना तो कड़कती बिजली की रोशनी में समझ आ गया था कि वो गलत पगडंडी का रास्ता अख्तियार कर चुकी है। बाहरी हाईवे वाले रास्ते पर तो कोई नई इमारत भी नहीं थी, तो पुरानी होने का तो सवाल ही नहीं था। अब तो जो सामने था वो ये खंडर ही था। आसमां से बरसती आफत के सामने फिलहाल यही एक ठौर था। हाथ को हाथ तो सूझ नहीं रहा था, तो ज़्यादा ना सोचते हुए और आंखों में छाए भय को काबू करने की कोशिश करते हुए फिलहाल सर पर छत के आसरे के लिए वो खंडर के अंदर चली गई। अंदर से खंडर किसी भव्य किले से कम नहीं था। अभी भी थोड़ी शानो शौकत गवाही दे रही थी कि किसी समय ये किसी राजा महाराजा की खौफगाह बनी रही होगी। खंडर की टूटी फूटी खिड़कियों से रह रहकर चमकती बिजली की रोशनी में इतना तो दिखाई दे रहा था कि शायद इस जर्जर इमारत में कभी राजा महाराजा अपनी हवस को पूरा करते होंगे। सामने बड़ा सा आलीशान हॉल, जिसमें गोलाकार सीढ़ियों का एक जोड़ा घूमकर नीचे आ रहा था। शायद कोई और समय होता तो वो समर के साथ इस इमारत की खूबसूरती को निहार रही होती, पर रह रहकर बाहर होती बिजली की आवाज़ किसी भी तरीके से निक्की के बेचैन दिल को करार नहीं लगने दे रही थी। एक अनजाना आशंका दिल ही दिल में घर कर रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। गाड़ी से यहाँ तक आते हुए कपड़े भी भीग गए थे, ऊपर से चलती हवाओं से लगती ठंड। निक्की की हालत खराब होने लगी। मोबाइल की लाइट भी कब तक साथ देती, बैटरी डाउन हो गई। इधर बिजली की कड़कड़ भी थोड़े अंतराल के बाद सुनाई देती, तो निपट अंधेरा हो चला था। किसी तरह हाथ से अंदाज से टटोलते टटोलते निक्की आगे बढ़ रही थी। मनी मन उस पल को कोस रही थी कि जिस पल आज वो घर से निकली थी। समर ने कितना मना किया था, पर क्यों वो मीटिंग के लालच में आई। पर अब क्या हो सकता था। आज उसकी वजह से उसका और समर का इंतजार, उनका सपना चकनाचूर होने वाला था। कितने सपने संजोए थे शादी की पहली सालगिरह के, पर वो तो बुरी तरह से यहाँ फंस चुकी है। शायद अंधेरे में चलते हुए वो एक दूसरे कमरे में आ गई थी और किसी चीज़ से टकरा गई। आह, एक सिसकी निकल गई उसके मुंह से। डर की वजह से आंखों में पानी निकल आया, पर अभी तो शायद बहुत कुछ लिखा था उसकी किस्मत में। अचानक कुछ रोशनी हो गई। कौन ये रोशनी? आंखों पर हथेली रख वो इस उम्मीद से बोली कि शायद कोई मदद मिल जाए। अचानक दो लाइटें और चमकी। किसी ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई थी। कमरे में इतनी रोशनी हो गई थी कि निक्की को स्पष्ट सा सब दिखाई देने लगा था। उसकी नज़र कमरे के फर्श पर पड़ी, कुछ खाली शराब की बोतलों पर पड़ी। कुछ लड़के हाथ में मोबाइल लिए उसे घूर रहे थे। वाह यार, सबाब खुद चलकर हमारे पास आ गया। एक लड़का उसे अपने होठों पर जीभ फिराते हुए देखकर बोला, यार इसे कहते हैं किस्मत। कहाँ बारिश से बचने के लिए इस खंडर का आसरा लिया था, कहाँ दावत मिल गई। दूसरा भद्दी आवाज़ में बोला, अरे कहाँ तुम समय बेकार करने में लगे हो, पहले हुस्न का नशा तो चख लें। तीसरा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो, दूर रहो, देखो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं निकिता खन्ना जेल भिजवा दूंगी।
खूबसूरत हसीना गुस्से में और हसीन लगती है। एक लड़का जो शराब की वजह से बुरी तरह लड़खड़ा रहा था, उसके गाल पर हाथ लगाते हुए बोला, समर। तेज आवाज़ आई निकिता की, पर वो तीनों बहसी तरीके से अपनी टाट जला उसे यहाँ वहाँ छूने लगे। निकिता बचने की, अपने को महफूज रखने की कोशिश कर रही थी, पर उन तीनों लड़कों की पकड़ मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। छटपटा रही थी वो। गुस्से में आकर उसने एक लात मारी एक लड़के के मुंह पर। उस लड़के ने गुस्से से बेहद तेज चांटा लगा दिया निकिता के गाल पर। उसका सर सामने दीवार में जाकर लगा। अब उसकी उठने की हिम्मत नहीं थी। आंखें भर आईं। बार बार दिल समर के बारे में सोच रहा था। समर, आई एम सॉरी। लग रहा है कि कभी मिल नहीं पाऊंगी अब तुमसे। कितने सपने देखे थे आज के दिन के लिए। कितनी सारी हंसी यादें जोड़ना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। 2 बूंद लुढ़क गईं उसकी आंखों से। निकिता ने समर से मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उधर लड़के भयानक अट्टहास लगाए जा रहे थे। उनकी नज़र निकिता के बदन से भीगे कपड़ों से दिखते उसके तरासे हुए शरीर से हट ही नहीं रही थी। निकिता अपने कपकपाते और भीगे हुए सर्द हाथों से अपने को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस समय उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, पर कमज़ोर भी तो नहीं पड़ सकती थी। पर वो तीनों भूखे भेड़िए की तरह इसके अंग प्रत्यंग पर जैसे नज़र गड़ाए बैठे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी। यह कमरा उस खंडर के काफ़ी अंदर था, फिर भी हवा महसूस की जा सकती थी। खिड़की के दरवाजे जोर से अपने आप टकराने लगे। एकदम लाइट आई, पर फिर चली गई। फिर बहुत मंदी सी रोशनी के साथ बल्ब जलने बुझने लगे। इस जलती बुझती रोशनी में वो कमरा और आसपास का माहौल और भयानक होता जा रहा था। ये अचानक क्या हुआ? तेज हवा सनसन से तीनों लड़कों के शरीर में एक अजीब सी कंपकपी छूट गई। ये क्या हो रहा है? अंदर हवा कैसे आ रही है? एक लड़का घबराते हुए बोला। ये तो ठंडी हवा अचानक आई थी। उसमें एक अलग सी खुशबू थी, कुछ ऐसा जिसे महसूस कर एक बार को तो निकिता के हाथ के रुएं भी खड़े हो गए। ये कैसी हवा है? मेरा दम घुटता हुआ सा लग रहा है। दूसरे नंबर का लड़का बेतहाशा चीखा। पहले वाले की हालत भी इससे अछूती नहीं थी। उसकी आंखें इस ठंडी हवा को महसूस कर चौड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो हवा आज उनकी आंखों की पुतलियां बाहर निकाल कर दम लेगी। एक बार फिर बिजली कड़की, पर हैरानी की बात कि बिजली केवल कमरे में चमक रही थी। खंडर के बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लगा कि जैसे बाहर का तूफान अब अंदर आ गया हो। इस रोशनी में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। अचानक हुई इस तेज रोशनी से एक बार सबकी आंखें चुंधिया गईं। निकिता ने भी घबराकर आंखों पर हाथ रख लिया। धीरे से आंखों पर रखी 2 उंगलियों के बीच से जगह बनाकर देखा। उस धुंधली आकृति को अब स्पष्ट नजर आ रही थी। सामने एक लड़का खड़ा था। हल्की नीली शर्ट, ब्लैक पैंट, सेट बाल, क्रोध आंखों में भवक रहा था। तू कौन है? यहाँ कैसे? अपनी जान प्यारी है तो भाग जा। एक ने चाकू निकाल लिया था। तू आया कैसे यहाँ पर? लगता है आज सबको मरने के लिए यही जगह मिली है, दूसरे ने अट्टहास करते हुए कहा। उस दूसरे लड़के ने भी अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। निकिता घबरा गई और दम साधे उस लड़के के साथ होने वाले व्यवहार की कल्पना करने लगी। डर की वजह से पसीना उसके शरीर पर फिसलते हुए भी एक अनजाना सा खौफ पैदा कर रहा था। चाकू? उस लड़के के सर्द पड़े सफ़ेद होंठ तिरछा मुस्कुराए और एकदम उसने गुस्से से चाकू वाले लड़के को देखा। उसकी लाल आंखों को देख चाकू सरक गया और वापस उसी लड़के के खुद के हाथ में ही लग गया। बाकी दोनों लड़के भी भागते हुए उसकी तरफ आए। एक ने तो अपनी किसी जेब में छुपा हुआ कोई देसी कट्टा भी निकाल लिया था और जोर से भयानक हंसी हंसते हुए उसकी तरफ फायर कर दिया। निक्की डर की वजह से बेहोश हो गई। निक्की, अपने नाम को सुन। निक्की जो अभी तक डर से बेहोश थी, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने धीमे से सामने की तरफ देखा। तुम? रानी से आंखें चौड़ी करते हुए निक्की ने सामने की तरफ देखा। सामने अंकित खड़ा था। अंकित? अंकित श्रीवास्तव, तुम यहाँ? हाँ, आओ चलें।
रात बहुत हो गई है। उसकी बेहद सर्द आवाज़ आई। अचानक एक बार फिर तेज़ हवाएं चलने लगीं, फिर बिजली कड़कने लगी। पर तुम और ये लड़के, ठंड से कांपती हुई निकिता बोली। बारिश की वजह से उसके सारे कपड़े भीग चुके थे, जिसमें से उसका तरासा बदन झांक रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर सामने की तरफ करा हुआ था। मैं भीगी हुई हूँ। किसी तरह से तीनों लड़कों को देखते हुए वो बोली, जो अब बेहोश हो चुके थे। ये तीनों, नासमझी से वो बोली, ये इसी लायक थे। अचानक कुछ पल के लिए अंकित की आंखें बेहद लाल हो गईं। पर तुम तो कुछ कहते कहते निकिता रुक गई। दरअसल कॉलेज के समय अंकित निकी को बेहद प्यार करता था। उसकी दीवानगी के किस्से मशहूर थे। पर जब समर और निकी की मुलाकात हुई, अंकित कहीं चला गया था। उसके बाद कितने दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई और आज अचानक वो सामने आया था। अंकित श्रीवास्तव, तुम अचानक यहाँ? निकिता बेशक पूछ रही थी, पर अभी भी उसे अपनी हालत देख बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ा थोड़ा ठंड से कांपने भी लगी थी। ठंड लग रही है? बिना उसकी तरफ देखे अंकित श्रीवास्तव ने धीमे से पूछा। एक बार को तो निक्की उसकी आवाज़ सुन घबरा गई और अपने आगे चल रहे अंकित को देखने लगी, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। एक बार को तो निक्की को ऐसा लगा कि आवाज़ कहीं दूर, बहुत दूर किसी खाली कुएं के धरातल से आ रही हो। अचानक उसने गौर किया कि चारों ओर बारिश हो रही है, पर उनके ऊपर एक बूंद भी नहीं गिर रही। आज भी जवाब देने की आदत नहीं है। अंकित श्रीवास्तव की सर्द आवाज़ से हल्का सा दर्द छलका। हाँ, लग रही है ठंड, महीन आवाज़ में निक्की बोली। पिछले कुछ घंटों वो जिस मानसिक हालत से गुजरी थी, अब उसकी आवाज़ में थकान महसूस हो रही थी। यहाँ पास में एक गेस्ट हाउस है, देखता हूँ वहाँ कुछ मिल जाए। तुम यहीं रुको। सामने कुछ दूर पर एक टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। पर अकेले? निक्की अब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। कुछ नहीं होगा। जब तक निक्की कोई जवाब देती, अंकित श्रीवास्तव जा चुका था। एक पल के लिए गहरी सांस ले निक्की ने अपनी बंद आंखें खोली तो सामने वो एक साल साथ लेकर खड़ा था। बस यही मिल पाया है, उसकी तरफ साल करते हुए अंकित बोला। निक्की ने साल हाथ में लिया। वो कोई साधारण सा साल नहीं लग रहा था। हल्की रोशनी में भी हाथ में लेते ही उसके मुलायम होने का एहसास हो गया। उस पर बेहद बारीक कढ़ाई की हुई थी। इसकी बनावट उंगलियों से ही महसूस हो रही थी। मंत्रमुग्ध सी निक्की ने जैसे ही साल ओढ़ा, एकदम ठंड जैसे साल की छुअन से ही गायब हो गई और कपड़े जो अभी तक गीले थे और उसे अटपटे लग रहे थे, मानो किसी ने उन्हें फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डालकर सुखा दिया हो। खंडर जंगल से काफ़ी अंदर था। निक्की की गाड़ी तो बाहर सड़क पर ही खड़ी थी। चलते चलते बहुत देर हो गई थी। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अब जाने क्यों अंकित के साथ रहने से ना तो निक्की को जंगल से गाहे बगाए आती जंगली जानवरों की आवाज़ से डर लग रहा था और ना ही सुनसान रास्ते या किसी गुंडे बदमाश के मिलने का भय था। अंकित, कॉलेज के फाइनल ईयर से पहले ही कहाँ चले गए थे तुमने तो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया था और आजकल कहाँ हो? और यहाँ अचानक? तुम पिकनिक पर कुछ कहने वाले थे। निक्की अब काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, तो कुछ देर के लिए ना उसका दिमाग समर की तरफ था और ना अभी थोड़ी देर पहले हुए वाक़ये की तरफ। बस मजबूर हो गया था कि सब छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हारी चीख सुनी तो यहाँ आ गया। तुम्हारी गाड़ी? उसकी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए अंकित श्रीवास्तव की गहरी आवाज़ आई। पर यहाँ? मेरी गाड़ी तो सड़क पर खराब हुई थी और ये तो अचानक बंद पड़ गई थी। अभी आसपास तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। रात के 2 बजने को आए। क्या करूं? समर भी बहुत परेशान हो रहा होगा। एक बार फिर एनिवर्सरी, घर, समर, सबकी याद उसके पर हावी होने लगी। गाड़ी ठीक है, मैंने अभी अभी देखी थी। अंकित की भारी आवाज़ आई। पर कब? तुम तो यहीं मेरे सामने खड़े हो कब से? एक बार को अब जाकर निक्की की आंखों में उसकी बात सुन घबराहट नजर आई। तुम आज तक वैसी ही हो बुद्धू, थोड़ा मुस्कुराते हुए अंकित बोला। कॉलेज में अक्सर खो जाती थी, चाहे सामने वाला तुम्हारे बैग से सामान चुरा कर ले जाए। याद है
एक बार तुम्हारे बैग से तुम्हारे सामने ही ज्योति ने टिफिन निकाल लिया था और तुम सामने किसी को देखकर खोई हुई थी। निक्की को हंसी आ गई। तुम्हें याद है अभी तक? मैं समर को देख रही थी। पता है अंकित, समर हमारा जूनियर बाद में मशहूर मॉडल बन गया और अब तुम्हारा पति है। अंकित ने बात पूरी की। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? निक्की हैरान होकर बोली। देश की मशहूर ब्रांड एनके के बारे में कौन नहीं जानता। एनके के मालिक की खबर सुर्खी बन जाती है। उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए अंकित बोला, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अगर आज मेरी मदद के लिए तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। निक्की की आवाज़ भर गई थी। मुझे तो आना ही था, अंकित दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। तुम यहाँ जंगल में क्या करोगे? मैं ड्रॉप कर दूँगी या रात को मेरे घर रुक जाना। भयानक जंगल को देखते हुए वो बोली। और अब बारिश बिल्कुल थम चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि घटा जैसे कभी थी ही नहीं। रात के 2 बज रहे थे, पर अब जंगल शांत था। डर भी जैसे गायब सा हो गया था। तुम चलो, मेरा घर यहीं पास में है। अंकित हल्का सा मुस्कराया। तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर? चाबी इग्निशन होल में डालते हुए निक्की बोली। जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा। आराम से जाना। बाय, जल्दी ही मिलेंगे, कहे अंकित श्रीवास्तव हाथ हिलाता है। निक्की भी बाय कर गाड़ी स्टार्ट करती है। गाड़ी वाकई ठीक हो चुकी थी। अंकित के देखते देखते निक्की की गाड़ी नज़र से ओझल हो जाती है। कमाल की बात है, अगले 10 मिनट में निक्की की गाड़ी उसके घर के सामने थी। जंगल तो यहाँ से काफ़ी दूर है। मुख्य सड़क पर आते आते ही आधा घंटा लग जाता है और बस 10 मिनट में मैं घर आ गई। हैरानी से निक्की ने गाड़ी पार्क की। अभी भी उसकी नज़र उस रोड पर थी जिससे वो चलकर आई थी। निक्की, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुझे 1 ही घंटा लगा है। जंगल में जो कुछ हुआ इसकी वजह से तू पता नहीं क्या क्या सोच रही है। अपने सिर पर चपत लगाते हुए निक्की खुद से ही बोली। गाड़ी पर नज़र डाली पर वो बंद हो चुकी थी। शायद पानी चला गया है। मोबाइल देखा पर उसकी बैटरी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। रात गहरा रही थी पर अब मौसम साफ था, बिल्कुल साफ। लग ही नहीं रहा था कि थोड़ी देर पहले आसमान से तूफान बरस रहा था। निक्की ने अभी भी वो शॉल लिया हुआ था। समर शायद सो गए हों। परेशान हो कितना फ़ोन लगाया होगा उन्होंने। अब सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। मन ही मन मुस्कुराते हुए वो अंदर आई। अंदर गई तो पूरा कमरा अभी भी सजा हुआ था। घर की एक एक चाबी दोनों के पास रहती थी तो कोई परेशानी ही नहीं हुई। कितना प्यार करते हैं समर मुझे। अभी तक केक, मोमबत्ती, सजावट सब वैसा ही है। अरे, शैंपेन की बोतल भी लगता है मेरी बाट जो रही है। निक्की मुस्कुराते हुए बोली। वातावरण में हल्की हल्की ठंड होने लगी थी। निक्की ने शॉल और कसकर बदन पर लपेट लिया। मुस्कुराते हुए समर के पास गई जो शायद उसी का इंतज़ार करते करते सोफे पर सो गया था। अभी भी एक हाथ में मोबाइल थामा हुआ था। लव यू समर, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ मैं। मुस्कुराते हुए निक्की समर के बालों में हाथ फिराते हुए बोली। समर, समर उठ जाओ, मैं आ गई। समर पहले कुनमुनाया पर दोबारा निक्की की आवाज़ कानों में पड़ते ही तुरंत उठ गया। निक्कू, तुम आ गई। मुझे कितनी चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? समर जल्दी से आँख खोलकर बोला। अपने सामने निक्की को देख उसने राहत की सांस ली। हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ। रास्ते में बारिश हो रही थी, बस थोड़ी सी हाथ में चोट लगी है। निक्की बेहद खुश थी कि उसका जीवन साथी कितना प्यार करता है। पापा के विरोध के बाद उसने सही निर्णय लिया था समर से शादी करने का। आज उसे बिल्कुल पछतावा नहीं था। दिखाओ चोट। और इतनी देर कहाँ लगा दी? 12 बजने वाले हैं। कब से फ़ोन मिला रहा हूँ। समर परेशान हो उसका हाथ देखने लगा। 12? लगता है अभी नींद में ही हो। सॉरी, मेरी वजह से हमारी एनिवर्सरी निकल गई। कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ नम होते हुए उसने अपना हाथ आगे किया। जब निक्की अंधेरे में खंडहर को टटोलते हुए अंदाज से आगे बढ़ रही थी तो एक मेज से टकरा गई थी और उसी के कोने में निकली एक कील उसके हाथ को चीर गई थी। पर उस समय डर और घबराहट में उसका दर्द की तरफ ध्यान ही नहीं गया था।
निक्की ने अपना हाथ आगे किया। समर मुस्कुराते हुए बोला, जान, मेरे प्यार के टेस्ट ले रही हो? कहाँ है चोट? पर फिर भी अगर तुमने कहा है तो मेरी जान को सपने में भी दर्द नहीं होना चाहिए। और उसका हाथ चूम लेता है। निक्की जल्दी से उससे अपना हाथ छुड़ाकर देखती है। सचमुच वहाँ कोई चोट नहीं थी। ये कैसे? मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे खून निकल रहा था। निक्की की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। चलो छोड़ो, शायद कोई पुरानी बात याद आ गई होगी। 12 तो बज चुके हैं, पर कोई नहीं, अभी आधा घंटा ही ऊपर हुआ है। केक तो अभी भी काट सकते हैं। आखिर हमारे फेरे तो इसी समय हुए थे। समर उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोला। 12:30? निक्की ने अब घड़ी की तरफ देखा। सच में 12 से कुछ ही मिनट ऊपर हुए थे। पर ये कैसे? निक्की को खूब याद था कि 2 तो उसे जंगल में ही बच गए थे। जान, जाओ चेंज करके आओ, फिर मिलकर केक काटेंगे और शैंपेन खोलेंगे। उसके बालों में हाथ फिराते हुए समर बोला। निक्की की नज़र अभी भी घड़ी पर थी और रह रहकर एक निगाह अपने हाथ पर जा रही थी। पर अब तो दिन निकलने को होना चाहिए था। ये अभी तक रात कैसे है? ये क्या हो रहा है? कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही? शायद समर ठीक कह रहे हैं, मैं थकान की वजह से कुछ भी सोच रही हूँ। और वो चेंज करने चली जाती है। शॉल एक तरफ रख बदलने के लिए कपड़े निकाले ही थे कि हाथ पर नज़र गई। ऐसा लगा कि घाव है। ये फिर से चोट? घबरा गई थी वो। पर बाहर से समर की आवाज़ आई तो एक बार फिर हाथ पर नज़र डाल वो कपड़े बदलने लगी। ठंड का एहसास हो रहा था। जल्दी से शॉल लपेट सब कुछ भूल बालों को ठीक करने लगी। समर का मोबाइल खड़खड़ा उठा। हाँ, समर सामने वाले बंदे से कुछ बातें कर रहा था। अचानक फिर मौसम भयानक हो गया। रात और अंधेरी हो गई। फिर तेज़ बारिश पड़ने लगी। कमरे में खिड़कियों के पल्ले ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। समर का फ़ोन अचानक बंद हो गया। शायद बैटरी डाउन हो गई थी। अरे, ये एकदम मौसम कैसे ख़राब हो गया? अभी तो सब कितना शांत था। समर खड़खड़ करती खिड़कियों के दरवाजे बंद करते हुए बोला। तभी नज़र बहुत दूर सड़क की तरफ गई। अरे, वहाँ तो दिन सा निकल रहा है। पर ये कैसे? हमारी तरफ तो कितना अंधेरा है। अब समर भी हैरान हो गया था। एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा। अभी 12:30 बजे थे। अचानक घर का इकलौता लैंडलाइन बज उठा। लैंडलाइन पर फ़ोन। समर बेहद हैरान हो फ़ोन की तरफ बढ़ा। आज के समय में जब सबके पास अपने फ़ोन होते हैं, घर में बेसिक फ़ोन की घंटी किसी अजूबे से कम नहीं लगती। समर ने जाकर फ़ोन उठाया। हेलो समर, दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज़ आई। तुम? बाद में बात करता हूँ, समर सामने की तरफ देखते हुए बोला, जहाँ से निक्की गुलाबी रंग की स्लीवलेस नेट का गाउन पहने चली आ रही थी। अरे यार सुनो, ठीक 2 घंटे बाद यानी 8 बजे, याद है ना? टाइम से पहुँच जाना। उधर से आवाज़ आई। आर यू फ्रैंक? अभी आधी रात हो रही है। 2 घंटे बाद 8 कैसे बज जाएंगे? बाहर खिड़की से बरसती भयंकर बूंदों को देखते हुए वो बोला। अभी तक उतरी नहीं है क्या? खुशी अकेले ही मना डाली। अब 6 बजने वाले हैं। उधर से फिर आवाज़ आई। हेलो हेलो, तेज़ बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। बारिश की वजह से शायद फ़ोन डेड हो गया था। समर, किसका फ़ोन था? निक्की उसके गले में वहाँ डालते हुए बोली। निक्की, तुम कह रही थी कि 2 बज रहे हैं। घड़ी देखते हुए समर बोला। अभी भी उसके कान में फ़ोन वाली आवाज़ गूंज रही थी। गलतफहमी हो गई थी, अभी रात ही है। निक्की ने अपना हाथ समर के कंधे पर रखा। समर चौंक कर पीछे हो गया। इस समय निक्की के हाथ बहुत ठंडे थे, बिल्कुल बर्फ। निक्की, तुम्हारे हाथ। अपने कंधे और फिर चेहरे से उसके हाथ हटा समर घबराकर बोला। समर, आई नो तुम गुस्सा हो, पर आई एम सॉरी। बेहद मदहोशी से निक्की बोली। एक बार को तो समर ऐसा लगा समर को कि उसकी आवाज़ शायद कहीं दूर किसी खाली गहरे कुएं से आ रही हो। नहीं निक्की, तुम बैठो, तुम्हारे हाथ की चोट, तुम बोल रही थी ना? समर थोड़ा दूर होते हुए बोला। जान, कोई चोट नहीं थी, देखना चाह रही थी कि कितना प्यार करते हो। उसके गले में बाहें डालते हुए वो बोली। अचानक समर को ऐसा लगा कि निक्की के हाथ बेहद भारी हो गए हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
बाहर बारिश तो अपने पूरे सवाब पर थी। इधर निक्की समर के और करीब आ गई थी। जान, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। बस कैसे भी करके तुम्हारे पास आना था। निक्की अब अपने पर काबू नहीं रख पा रही थी। जंगल की यादें तो जाने कब की उसके दिमाग से निकल चुकी थी। तभी कमाल हुआ, लैंडलाइन फिर बज उठा। इन सरकारी चीज़ों का भी भरोसा नहीं है। समर जल्दी से उठता है और फ़ोन उठाता है। समर घर से निकले या नहीं? 6:30 बज गए। उधर से फिर कोई आवाज़ आई। फ़ोन रख दो। अपने पर पड़ती निक्की की मदोस नज़रों को देख समर उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए देखता है। इतनी रात को किसका फ़ोन था? निक्की उसके करीब आई। नहीं, रॉन्ग नंबर था। जल्दी से समर बोला। हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी हब्बी। निक्की अपने होंठ उसके गालों पर रख देती है। समर जो अब तक मुस्कुरा रहा था एकदम सिहर जाता है। आज निक्की बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही थी। एक तो कभी वो अपनी तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाती थी और आज उसकी छुअन बहुत अलग थी। समर रह रहकर कांप रहा था आज उसके हर स्पर्श से। मेरा बहम है। समर ने सिर झटका और निक्की की तरफ देखने लगा जो बेहद मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। समर, पहले कॉफ़ी पीते हैं ना? मुझे बहुत ठंड लग रही है। इतनी भयंकर बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहा कर ले जाएगी है। कांपते हुए निक्की बोली। समर को अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। मैं सोच रहा था कि उसका हाथ ठंडा और अजीब लग रहा है। अब उसे ठंड लग रही है तो ठंडा तो होगा ही। निक्की, चलो पहले जल्दी से केक काट कर शैंपेन खोलते हैं। कॉफ़ी मेरे होते क्या ज़रूरत है? और एक आंख बिंग कर देता है। निक्की शर्मा जाती है। समर एक नज़र घड़ी पर डालता है, हैरान रह जाता है। अभी भी 12:30 ही बजे थे। अब उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने निक्की की तरफ देखा। वो बड़े प्यार से केक निहार रही थी। निक्कू, तुम कह रही थी कि 1:30 बजे तुम आई थी। अपने को कूल रखते हुए वो बोला। क्या समर, मेरी तो घड़ी खराब हो गई थी शायद। पर तुम भी शायद पागल हो गए हो। देखो, अभी तो 12:30 ही बजे हैं। उसके करीब आते हुए वो बोली। पर निक्कू, तुम इतनी देर से आई हो और अभी भी वो ही टाइम हुआ है। कुछ अजीब नहीं लग रहा? जैसे ही निक्की ने उसके गले में हाथ डाला एक अजीब सा ठंडा एहसास हुआ समर को। साथ ही तेज हवा का झोंका जाने किस खिड़की से अंदर आ गया। समर, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी और तुम न जाने क्या क्या बोल रहे हो। साफ बोलो ना, तुम गुस्सा हो? थोड़ी रूठती हुई निक्की बोली। तभी मेरे छूने से पीछे हट रहे हो। निक्की पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। सॉरी जान, आओ केक काटते हैं। समर ने फिर से घड़ी पर नज़र डाली जिसकी सुई अब खिसक कर रात के 1 पर आ गई थी। फालतू में वहम कर रहा हूँ। समय ठीक से चल तो रहा है। उसने भी बिना मतलब के दिमाग में फितूर पैदा कर दिया। सिर झटक कर समर ने एक नज़र शैंपेन की बोतल पर डाली और जल्दी से निक्की का हाथ पकड़कर केक काटा। स्वीट हार्ट, इट्स फॉर यू। उसकी तरफ एक पीस करता हुआ समर बोला। पहले तुम। निक्की ने वापस उसकी तरफ केक कर दिया। समर एक पल को हिचकिचाया पर केक का टुकड़ा निक्की के हाथ से ले लिया। जैसे ही निक्की खिड़की बंद करने गई समर ने केक साइड वाले डस्टबिन में डाल दिया। जान, बेहद प्यार से निक्की बोली। मुझे थकान हो रही है। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? निक्कू, अभी तो तबीयत ठीक थी तुम्हारी। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाऊं? समर उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला। अरे, तुम तो जरा जरा सी बात पर घबरा जाते हो। आधा घंटे आराम कर लेती हूँ, फिर एंजॉय करेंगे। उसकी बाहों में बाहें फंसाते हुए निक्की बोली। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कितनी देर से वो कोशिश कर रही थी उन्हें खोलने की, पर आंखें बोझिल होती जा रही थीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निक्की अर्ध बेहोशी में आने लगी थी और समर की बाहों में झूल गई वो। समर के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं। घड़ी की तरफ देखा। सुई सिर्फ 5 मिनट आगे ही खिसकी थी। डॉक्टर तो इतनी रात में नहीं आएगा, मौसम भी खराब है। सोचते हुए वो सहारा देकर निक्की को अंदर कमरे में ले आया और ठीक से सुला दिया। बाहर आकर उसे फिर से कमरे में अजीब सी हवा महसूस दी। ये हवा कहाँ से आ रही है? सारी खिड़कियाँ तो बंद हैं। समर ने परेशान हो फिर से एक बार खिड़की चेक की। अब
तो दूर सड़क पर चहल पहल और रोशनी नजर आने लगी थी। समर का सिर बुरी तरह चकरा रहा था। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो इतना अंधेरा है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। बारिश ने तो अब ओलों का रूप रख लिया है, ऊपर से बिजली भी आ जा रही है। मोबाइल तो डेड हो ही गया था, अब तो लैंडलाइन ने भी साथ छोड़ दिया है। पसीना भी चूने लगा था उसके चेहरे पर। एक बार फिर फ़ोन निकाला, पर फ़ोन तो कब का बंद हो ही चुका था और घबराहट में पावर बैंक भी नहीं मिल रहा था। निकी का फ़ोन? हाँ, उसके मोबाइल में ज़रूर बैटरी होगी। वो तो हमेशा फ़ोन चार्ज रखती है, इतनी बड़ी एम्पायर की मालकिन है आखिर। और एक नज़र अंदर सोती निक्की पर डालता है, जो शायद बहुत गहरी नींद में थी, और कुछ सोच तिरछी स्माइल देता है और निक्की का फ़ोन ढूंढता है। इसकी पॉकेट में तो नहीं है। उसकी जीन्स की पॉकेट में मोबाइल देखता हुआ समर अब उसके बैग की तरफ बढ़ गया। घड़ी पर नज़र डाली, पता नहीं सुई खिसक रही थी या नहीं, पर अभी ठीक से 2 भी नहीं बजे थे। कैसे कांटेक्ट करूं? निक्की भी उठने वाली होगी, चिंता से समर बोला। मोबाइल बैग में तो नहीं था। अचानक उसे याद आया, उसने गाउन बदल लिया था। हाँ, गाउन लेने वो अंदर अलमारी में गई थी, शायद वहीं होगा। हाँ, मोबाइल सचमुच अलमारी के नीचे गिर पड़ा था। उसने जल्दी से फ़ोन मिलाया, पर फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। ये क्या? अब उसका ध्यान फ़ोन पर गया, इसकी भी बैटरी खत्म थी। ओह शिट्स! अब समर के चेहरे पर पसीना चूने लगा था। कैसे कांटेक्ट करूं? सोच ही रहा था कि ठीक उसी समय दरवाजे पर नॉक हुई। इतनी रात गए कौन हो सकता है? बारिश की गड़गड़ाहट के बीच दरवाजे पर हुई आहट को सुन डर जाना स्वाभाविक ही था। धीमे कदमों से वो दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, चेहरे पर इतनी टेंशन में भी हल्की सी मुस्कान रेखा खिंच गई। सिजू, आओ, मैं तो कब से फ़ोन मिला रहा था तुम्हें। निक्की भी आ गई और फिलहाल वो आराम कर रही है, थक गई है शायद, मासूमियत से वो बोला। हैप्पी एनिवर्सरी सर, सिजा ने बेहद विनम्रता से और इज्जत से कहा। थैंक यू, पर तुम्हारी मैडम तक तुम्हारी भी सभी नहीं पहुंच पाएगी, उदासी से वो बोला। अब क्या? शायद कभी नहीं पहुंच पाएगी। एक तिरछी नज़र सिजा ने निक्की के रूम की तरफ डाली। उसकी बात सुन समर एक पल को तो हैरान रह गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अचानक दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जान, समर ने सिजा को अपनी बाहों में ले लिया। तुम आधी रात को यहाँ? सुबह तो मिलने ही वाले हैं। इतनी बारिश में यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? आधी रात? दिमाग खराब है? सुबह के 6 बजे हैं, हमारी फ्लाइट भी है। लगता है अपनी पत्नी की जुदाई सहन नहीं कर पा रहे हो, गुस्से से सिजा बोली। जान, घड़ी देख लो, सामने वाला क्लॉक की तरफ इशारा करते हुए समर बोला। सचमुच घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, पर हाउ इट्स पॉसिबल? मेरी घड़ी में तो सुबह के 6 बजे हैं। हैरानी से घड़ी देखते हुए सिजा अपना मोबाइल आगे करती है, पर हैरान रह जाती है जब घड़ी में सच में रात के 2 ही बजे थे। लगता है एक्साइटमेंट में सब भूल गई, हंसता हुआ समर बोला। यार सच में? वाओ चैंपियन! इससे पहले कि समर को सोचता या बोलता, सिजा ने शैंपेन खोल ली थी और एक गिलास उसे दे चीयर्स कर अपने लब से लगा लिया। पर निक्की? समर एक पल को बेसुध पड़ी निक्की को देखकर रुक गया। ओ समर, भूल जाओ उसे, जल्दी ही करोड़ों की जायदाद हमारी होगी। कितना इंतज़ार किया है हमने, सिजा मदहोशी से बोली। हाँ यार, कॉलेज में निक्की को प्यार के झूठ में फंसाना, वो संकेत श्रीवास्तव को ठिकाने लगाना, बेवकूफ़ निक्की से प्यार करता था और उसे हम दोनों की सच्चाई बताने वाला था। समर की आंखों में हैवानियत झलकने लगी थी। इसकी कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। दिन भर बेइज्जती करवाने के बाद भी चुप रही, क्योंकि सही मौके का इंतज़ार था। सिजा भी कुटिल तरीके से लेटी हुई निक्की को देखकर गुस्से से बोली। चीयर्स! और दोनों ने जाम का गिलास अपने होठों से लगा लिया। अच्छा हुआ तुमने केक में जहर मिला दिया था, अब निक्की कभी होश में नहीं आएगी। पुअर गर्ल। शादी की पहली सालगिरह पर ही डेथ एनिवर्सरी मन जाएगी। हंसते हुए समर ने सिजा को आगोश में ले उसके गले पर अपने लब रख दिए। अरे, अपने उस दोस्त को धन्यवाद तो कर दूं
जिसने पैसे ले जहर मिला दिया था केक में। हंसते हुए सिजा बोली, अरे क्यों नहीं करता, एक बार हमने भी तो उसके दोस्त को रास्ते से हटाने में मदद की थी। समर खूंखार तरीके से हंसते हुए बोला। दोनों ने चैंपियन का गिलास का लास्ट घूंट भरा, होठों पर जीभ फिराई और सिजा ने किसी को फ़ोन मिला दिया। हाय राकेश, यार थैंक यू, तुम्हारे केक ने काम कर दिया, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट गया। हंसते हुए सिजा बोली, केक पर मेरा आदमी तो तुम्हारे बताए एड्रेस पर जब सामान देने गया तो पता लगा कि उस पते पर कोई नहीं रहता है। मैंने तुम्हें फ़ोन मिलाया भी था, पर ना तो तुम्हारा फ़ोन लग रहा था ना समर का। उधर से जवाब आया, व्हाट, दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम्हारी भेजी शैम्पेन की बोतल और केक मेरे सामने ही रखा है। पूरी तरह से चीखते हुए सिजा बोली। क्या हुआ? समर जो अभी तक उसकी जुल्फों से खेल रहा था, उसको चीखते देख इशारों से पूछने लगा। दोबारा पूछो अपने आदमी से, कैसे नहीं दे गया? सारा सामान तो यहीं पड़ा है। अपनी लाल आंखों को संभालते हुए हैरानी से सिजा चीखी। मुझे अच्छे से पता है, मैंने सोचा कि शायद तुम लोग बाहर चले गए हो और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। अच्छा बाय, ग्राहक आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। उधर से आवाज़ आई। दिमाग खराब है, आधी रात को कौन सी दुकान खुलती है? दांत पीसते हुए सिजा का दिमाग भन्ना आ गया था। अपने दिमाग का इलाज कराओ, सुबह के 8 बजने को आए हैं। तुमने मेरी एक बार मदद की थी, इसलिए चुपचाप इतनी देर से बकवास सुन भी रहा हूँ, वरना मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने वाले का क्या अंजाम होता है तुम दोनों अच्छे से जानते हो। और उधर से फ़ोन रख दिया जाता है। क्या हुआ? समर ने बेचैनी से पूछा। उसने केक और शैम्पेन नहीं भिजवाई थी। अजीब सी घबराहट के साथ सामने पड़े सामान और खाली गिलास को देखते हुए वो बोली, व्हाट? पर उसी की कंपनी का आदमी देकर गया था और जल्दी से वो बिल लेकर आता है। ये सामान। समर और सिजा के चेहरे पर पसीना दौड़ने लगता है। समर ने बिल देखा। बिल देखते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गिर ही जाता अगर सिजा संभाल न लेती। क्या हुआ? राकेश ने मजाक के लिए तो उसे छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से उसके हाथ से बिल छीन लिया सिजा ने, पर वो तो खाली कागज़ का टुकड़ा था। सिजा ने जल्दी से पलट कर देखा, दोनों तरफ पूरा कागज़ का टुकड़ा। बिल कहाँ है? सिजा चीख पड़ी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छे से ध्यान है कि वो पीली टी शर्ट पहने आदमी था। उसकी टोपी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राकेश बेकर्स। उसने मुझे फूलों का बुके भी दिया था। जल्दी से समर भागकर मेज पर आया, पर वो तो बिल्कुल खाली थी। ये सब क्या हो रहा है? समर अपने माथे को रगड़ते हुए बोला। अब उसे बहुत डर लग रहा था। तुम मुझसे चीटिंग तो नहीं कर रहे? सिजा की आंखें खूंखार हो गई थी। पागल हो, जानती हो ना कि कितना प्यार करता हूँ तुम्हें, मुंह बनाकर वो बोला। अचानक सिजा को घबराहट होने लगी। उसका हाथ अपने गले पर चला गया। ऐसा लगा कि दम घुट रहा है उसका। माथे पर पसीने ने जगह बना ली। शरीर कांपने लगा। सिजा, तुम ठीक हो? तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? तबीयत ठीक है ना? समर उसकी हालत देख घबरा गया और जल्दी से उसका माथा छूने लगा। वो बस कुछ देर की मेहमान है। एक बर्फीली आवाज़ आई, पर उस आवाज़ के साथ साथ पूरे घर में धुंध छा गई। एक अजीब सी महक फैल गई। पंखे अपने आप हिलने लगे, बल्ब जलने बुझने लगे, खिड़की के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। कौन बोल रहा है? समर घबराकर आवाज़ की दिशा में देखने की कोशिश करने लगा, पर अभी सब तरफ धुआं फैला था। निक्की, वो होश में तो नहीं आ गई? पसीना पोंछते हुए समर ने बेडरूम की तरफ झांका, पर निक्की तो अभी तक बेहोश थी। सिजा बेहोश होने लगी थी और उसकी आवाज़ से समर का ध्यान नीचे गिरती सिजा पर गया। जल्दी से उसने बाहों में लिया उसे और गाल थपथपाने लगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तभी एक भयानक अट्टहास गूंजता है। इसके लिए इतना प्यार? और वो तो तेरी पत्नी है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं तूने उसके साथ। और वो धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। तुम कौन हो?
और क्या बकवास कर रहे हो? समर की एक नज़र सामने धुएं पर थी और एक नज़र सिजा की उखड़ती सांसों पर। कुछ नहीं होने दूंगा उसे, दूंगा एक मौका उसे बचने का। अब वो धुआं एक लड़के में बदल चुका था। अंकित अंकित श्रीवास्तव। सामने खड़े शख्स को देख समर के चेहरे की हवाई उड़ने लगी थी। हाँ हाँ, याद आ गया। तूने मुझे पिकनिक पर धोखे से नदी में धक्का दे दिया था, तब से ही मेरी आत्मा भटक रही है। और हाँ, ये केक और सैंपल मैंने ही भेजा था। निक्की के केक में नहीं, इस सैंपल में था जहर। और वो ज़ोर से हंसने लगा। बचा सकता है तो बचा ले, अपने को भी और अपनी सिजा को भी। और वो एक बार फिर घड़ी की तरफ देखता है। अचानक कमाल होता है। जिस घड़ी में अभी तक रात के 2 बज रहे थे, अचानक वो सुबह के 7 दिखाने लगी थी। पर हाँ, बारिश अभी भी अपने स्वभाव पर थी। आधा घंटा है तेरे पास। और अंकित श्रीवास्तव की आंखें लाल होने लगी हैं। चेहरे पर अचानक कठोरता झलकने लगती है। समर एकदम घबरा जाता है, चारों ओर देखता है। साइड टेबल पर निक्की की गाड़ी की चाबी रखी थी। आओ देखा न ताओ, वो चाबी लेता है और बाहर की तरफ सिजा को बाहों में उठाकर भागता है। अंकित श्रीवास्तव, जिसकी आत्मा अभी तक बहुत गुस्से में थी, उन दोनों के जाते ही अचानक सौम्य हो गई। निक्की के पास गई और उसके माथे पर एक हाथ फेरा। निक्की, जो अभी तक गहरी नींद में थी, एक अंगड़ाई लेकर उठी और हैरानी से सोचने लगी कि अभी अभी उसने क्या सपना देखा था। इधर समर को अब अपनी और सिजा की तबीयत की चिंता हो रही थी और वो तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। समर, समर कहाँ हो तुम? निक्की परेशान हो चारों तरफ समर को ढूंढ रही थी, पर समर वहाँ होता तो दिखाई देता। पर तभी नज़र नीचे गिरे ब्रेसलेट पर पड़ी। उस पर सिजा लिखा था। सिजा का ब्रेसलेट मेरे घर पर? तो वो सब जो सपना था, वो जो अभी कुछ निक्की को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था, सस्ता यहाँ हुआ था। मतलब समर, सिजा और अंकित के बीच की बात सब उसने सपने में देखा था। उसको जहर भरा केक खिलाकर मारने का प्लान, समर की बेवफाई, सिजा का धोखा, उसे तो अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। नहीं, ये सब झूठ है। निक्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और ज़ोर से चीख पड़ी। सपने भी कभी सच होते हैं। समर, समर मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा होगा, खुद से ही बोली निक्की। दरवाजे पर हुई खटखट की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। समर आ गया। निक्की भागकर दरवाजे पर पहुंची, पर ये क्या, यहाँ तो पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे। मिसेस खन्ना, आपके पति की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी में मौजूद दोनों लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई है, अपनी टोपी हाथ में ले इंस्पेक्टर ने बताया। दूसरा कौन था? अपने को संभालते हुए निक्की बोली। कहीं ना कहीं मन ही मन प्रार्थना भी कर रही थी कि वो ना हो जिसे वो सोच रही है। दूसरी कोई लड़की थी। बॉडी के पास से एक बैग मिला है जिसमें 2 फ्लाइट की टिकट और पासपोर्ट थे। सुबह की फ़्लाइट थी। शायद जल्दी के चक्कर में गाड़ी ओवर स्पीड में थी और शराब भी पी रखी थी। इंस्पेक्टर बोलकर चले गए। निक्की थके कदमों से वहीं फर्श पर बैठ गई। सर दोनों हाथों में दबा लिया और ज़ोर से चीखी। नहीं समर, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तो तुमसे प्यार करती थी, टूट गई हूँ मैं। पापा ने कितना मना किया था तुमसे शादी करने को, पर मैंने सबसे ज़्यादा तुम पर भरोसा किया। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सब खत्म हो गया है। और एक जोर का रुदन फूट पड़ता है। निक्कू, एक सर्द आवाज़ गूंजी। निक्की ने जल्दी से सामने देखा। सामने अंकित श्रीवास्तव खड़ा था। अंकित, तुम? पर तुम तो जंगल के पास अपने घर की तरफ चले गए थे। पर यहाँ निक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। निक्की जल्दी से उसके करीब आई, पर उसने हाथ दिखाकर रोक दिया। तुम पिकनिक पर कहाँ चले गए थे? मैंने सपने में पता नहीं क्या देखा था। जंगल में भी कुछ पूछती, उससे पहले ही तुम चले गए थे। निक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अभी तुम्हें समर और सिजा को सपने में देखा था। फिर समर की खबर, ये सब क्या हुआ है? खोई सी उसने पूछा। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ। तुमसे कुछ कहता या अपने दिल की बात बताता,
उससे पहले ही समर और सिजा ने मुझे नदी में धक्का दे दिया। वो दोनों तुम्हें भी रास्ते से हटाकर सारी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते थे तुम्हारी। जो कुछ तुमने सपने में देखा वो सच था। बेहद सर्द आवाज़ आई अंकित की। सन्न रह गई निक्की। अंकित, प्यार तो मैं भी करती थी तुम्हें, पर तुम्हें जब सिजा के करीब देखा तो दूर हो गई थी तुमसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भी इन दोनों की चाल थी। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अंकित वापस परछाई बनता जा रहा था। पर मैं तुम्हारे बिना लौट आओ अंकित। समर ने भी मुझे धोखा दे दिया। तुम भी बीच राह में छोड़ कर जा रहे हो। सिसक गई वो। फिर किसी जन्म में मिलेंगे, पर तुम्हें फिर से अपने अंदर की निक्की को संभालना है। तुम निराश नहीं होगी, फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करोगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, वादा करो। अंकित धीमे धीमे धुएं में तब्दील होता जा रहा था। अंकित, वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। निक्की ने जल्दी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे जाने दो, अंकित नम आवाज़ में बोला। सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए अभी तक भटक रहा था। आज मेरा मकसद पूरा हुआ। फिर मिलेंगे। और धुएं में हिलता अंकित का हाथ जल्दी ही धुएं में तब्दील हो गया। निक्की बेटा, निक्की के पापा वैद्यवास से आए। बेटा समर, संभाल अपने को। निक्की उनके गले लग जाती है और नम गीली आंखों से अंकित को हाथ हिलाकर विदा कर देती है।